देखिए, हमने पिछले वीडियोस में घर्षण की डेफिनेशन देख ली थी और घर्षण के कारण देख लिए थे कि क्या क्यों उत्पन्न होता है वो। ओल्ड कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, ये सब भी देख चुके हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो घर्षण बल होता है वो कितने टाइप का होता है। इसके जो प्रकार होते हैं, आपका पहला होता है स्थैतिक घर्षण, फिर उसी की एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसे सीमांत घर्षण बोलते हैं। और तीसरे टाइप को देखा था हमने जिसमें कि गतिज घर्षण होता है। कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, क्या ग्राफ होता है इनके बीच में, कौन कब लगता है, कब उसकी वैल्यू कितनी होती है। वैल्यू जो है वो नहीं पता थी हमें, बस इतना पता है कौन कब न लगता है, क्या छोटा कौन छोटा होता है। गतिज घर्षण जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, ये भी देख लिया था। फिर क्या कंफ्यूजन चलता है दोनों के बीच में। स्थैतिक घर्षण, वैसे जनरल कंसेप्ट में कई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन जब हम उसकी तुलना गतिज घर्षण से करते हैं तो वहाँ पे हमारा मतलब लिमिटिंग से हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो ये सब चीजें देखनी थी। अब आज हम देखेंगे घर्षण के नियम क्या हैं। तो देखिए, घर्षण के नियम कई बुक्स में अलग अलग तरह से मिलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल वास्ट कर देते हैं और कुछ लोग इसको शॉर्ट में भी बता देते हैं। जो मेन लॉ है मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये लिखना बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद कितने सारे और आप इसके अंदर जोड़ दें वो आपकी मर्जी है। किसी किसी बुक में आप देखोगे घर्षण के नियम में एक ही नियम दिया होता है, और किसी किसी बुक में देखोगे तो संख्या बढ़ाने के नाम पे वो 4-5 बता देते हैं। लेकिन मेन जो चीज इसके अंदर है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो घर्षण के नियम में सबसे पहला नियम जो है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो, या और जिससे आपका फॉर्मूला डेवलप होगा, वो चीज आप देखिए कि घर्षण बल जो होता है, मतलब मान लीजिए सपोज करिए सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हमेशा ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर इसका वेट जो है वो सपोज करिए mg है, और इसके ऊपर जो सरफेस का रिलेशन लग रहा है वो सपोज r है। ठीक है, ये चुपचाप ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कि आप इसे चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। कल हमने देखा था इस कंडीशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन भी काम नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर हम कैपिटल F फोर्स अगर अप्लाई कर देते हैं, और उसकी वजह से अगर ये मोशन में भी आने लगता है या नहीं भी आता है मोशन में, आपने बस फोर्स लगाना है। चलना स्टार्ट कर नहीं चलता है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। चल देता है तो फिर उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। चलने वाला होता है तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब कहने का ये है, ये एफ जो है आपका, अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहती है तो फिर उस स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर वो अबाउट टू मूव कंडीशन में होती है, ये हम कल देख चुके हैं, ठीक है ना, तो यही फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है। और यही बॉडी अगर चलना स्टार्ट कर देती है यानी कि मोशन में आ जाती है तो फिर उसमें ये जो है वो फ्रिक्शन जो है काइनेटिक एफ के फ्रिक्शन में बन जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसकी वैल्यू जो है वो, इसकी जो रेंज होती है एफ एस की, वो 0 to FL होती है। ये मतलब समझ लीजिए, ये अगर कुछ नहीं लग रहा था तो ये 0 भी रहेगा। अगर थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा और ये चलना स्टार्ट नहीं किया तो इसकी वैल्यू भी उतनी उतनी होती रहेगी अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो सीमांत घर्षण यानी कि FL होती है। लिमिटिंग, एल मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। और अगर इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता है इनके मुकाबले। मतलब देखिए, वास्तव में इसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन हम इन जनरल इसे एफ एस से ही डिनोट कर देते हैं। तो इसलिए ये बुक्स में ये लिखा दिया जाता है कि एफ के इज लेस देन एफ एस। ये चीजें हम कल क्लियर कर चुके हैं, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हम आज इनके ऊपर रूल बनाने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। आप ये देखिए, इसके लिए मेन रूल इसी के लिए है। देखिए, रेस्ट में है तो एफ तो वेरी करता रहेगा, 0 to FL मैंने बताया था, तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। लेकिन जो FL है, जब अबाउट टू मूव कंडीशन होती है या वो चलने लगती है तो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो इस टाइम पे हम जो है वो इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो हम लिमिटिंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम पे हम पहले ये पढ़ेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके लिए रूल बनेगा। उस अब घर्षण, स्थैतिक घर्षण है वो लिमिटिंग से थोड़े कम भी हो सकते हैं, गतिज घर्षण वो भी उसी बेस पे डिफाइन हो जाएंगे। इन जनरल हमारा एक रूल यहाँ पे तैयार हो जाएगा।
तो हम इन जनरल पहले बात करते हैं कि घर्षण बल जो है वो किसके समानुपाती होता है। तो हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं जब बॉडी चलने ही वाली स्थिति में है। तो यदि वस्तु चलने ही वाली है, ठीक है ना, तब तो इसके ऊपर जो काम करने वाला आपका घर्षण बल है यानी कि सीमांत घर्षण बल, तब वस्तु पर कार्यरत सीमांत घर्षण, अब आप इसे Fs बोलें या Fl बोलें, ये आपकी मर्जी है। मैं इसे अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं इसे F ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस केस में, और या फिर आप सीमांत घर्षण को भी आप क्या कह सकते हैं, एक तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है। तो इस वास्तव में तो इसे Fl बोलना चाहिए, लेकिन इसे Fs भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे सीमांत की ही बात करी जा रही है। तो मैं अगर इसे F बोलूं तो ये Fs यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग भी स्टैटिक का ही टाइप है। आप एक्चुअल पिक्चर दिमाग में रखिए, क्या लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिए। सीमांत घर्षण और सीमांत भी स्टैटिक ही होता है, इसलिए मैंने Fs लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ कुछ बुक्स में Fl और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए Fl भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया जो R होती है, ये इसके समानुपाती होता है। ये रूल है, ये नियम है घर्षण का, मेन नियम। यदि वस्तु चलने वाली तब वस्तु पर कार्यरत सीमांत घर्षण बल वस्तु पर लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, ठीक है ना। implies that Fs directly proportional to R, ये Fs है अगर मेरा, और यहां से Fs इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, म्यूएस R, ये आप एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये जो जहां म्यूएस एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। और इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, दोनों मटेरियल किस टाइप के हैं। ये रबड़ का बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है, ये स्टील है, ये रबड़ है, ये प्लास्टिक है। इन पे वस्तु के पदार्थ पे डिपेंड करेगी, और साथ ही साथ रफनेस क्या है इनके बीच की, इन दोनों सरफेस में रफनेस क्या है, खुरदुरा है प्लास्टिक या उसको चिकना कर दिया घिसके। तो ये जो म्यूएस है वो डिपेंड किस पे करता है, एक तो मटेरियल कौन सा यूज किया है, दूसरा ही डिपेंड करता है जो रफनेस है कि वो सतहें कैसी हैं, उन चीजों पे ही डिपेंड करता है। आप इतना नोट कर लें, समझ लें। अब देखिए R जो है वो आपका कितने के बराबर है। नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होता है। कभी कभी सिचुएशन में बदल भी जाता है, जैसे मान लिया सपोज एक्सेलरेशन से हम ऊपर जाने लगे या नीचे सरफेस जाने लगे, जैसे लिफ्ट के केस होते हैं, या फिर आप सैटेलाइट में हैं तो उसमें अलग केस बन जाता है। तो नॉर्मली R इक्वल टू mg होता है। तो हम क्या करते हैं, आप इसके नीचे ही करेंगे, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, बट कैपिटल R इज इक्वल टू mg। तो इसमें फर्स्ट में रखते हैं हम, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो Fs इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यूएस mg। ये फॉर्मूला ये बॉक्स में बंद कर दीजिए, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा लिमिटिंग कंडीशन में ये फॉर्मूला चलता है, Fs इक्वल टू म्यू आर, और R की वैल्यू जो भी हो वो mg पुट हो जाएगी। तो ये लिमिटिंग S लिखा है, लेकिन स्टैटिक में से लिमिटिंग वाला केस है ये केवल, यानी कि बॉडी चलने ही वाली है। अगर बॉडी नहीं चल रही है तो उस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये कंफ्यूजिंग पार्ट है इसका। जब तक बॉडी चलना नहीं स्टार्ट करेगी, फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर काम करेगा, स्वयं सामंजस्य वो स्थापित करेगा, जितना वायबल है उतना ही बदलता रहेगा। जब लिमिटिंग कंडीशन में आएगा तो उसकी ये वैल्यू हो जाएगी, और फिर उसके बाद चलना स्टार्ट कर देगा तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो पहला नियम आपका ये खत्म होता है। दूसरा नियम आप अब शॉर्ट में लिख सकते हैं, जब वस्तु चल देती है, ठीक है ना। तो दूसरे में लिख दीजिए, यदि वस्तु चलने लगती है तब वस्तु पर कार्यरत गतिज घर्षण बल, वो भी रिएक्शन के समानुपाती होता है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन उस टाइम पे जब कांस्टेंट लगाएंगे तो ये म्यू के आएगा, जहां म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। R की वैल्यू mg फिर डाल देंगे तो आपका F के इक्वल टू म्यू के mg,
ये फॉर्मूला बनेगा जा करके। वो हमने कंसेप्ट जो देखा था वो चलने वाला था और अब ये चलने लगी है। दोबारा एक डायग्राम बना के आप फिर से यही नोट कर दें तो आपका ये गतिज घर्षण के लिए चीज डिराइव हो जाती है। पूरा रूल गतिज घर्षण के लिए हो जाता है। फिर से देख लो, जब वस्तु, कल का वीडियो देखे पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी आपको ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगी कि जब वस्तु रुकी है, मतलब चलने ही वाली है, उस टाइम पे सीमांत घर्षण लगता है और सीमांत घर्षण जो है अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, इक्वल टू लगा दीजिए तो म्यू एस आता है उसके अंदर। गतिज घर्षण के टाइम पे इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसकी वैल्यू कम क्यों होती है? आर नहीं बदलता है, म्यू एस जो था वो कुछ कम होकर के म्यू के हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो ये मटेरियल वही है लेकिन रफनेस थोड़ी कम हो जाती है। रफनेस इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि मैंने कल बताया था कि वो उतना गहराई में उसके प्रोजेक्शंस और डिप्रेशन नहीं फंसते, इसलिए म्यू पे फर्क पड़ता है और उस केस में म्यू के की वैल्यू थोड़ी कम होती है, इसलिए एफ के की वैल्यू म्यू के आर बनती है जो कि सीमांत घर्षण से थोड़ी कम होती है। तो वही पैटर्न आपका सीमांत घर्षण को समझाने के लिए है और वही पैटर्न आपका जो है वो गतिज घर्षण को समझाने के लिए है। अब इसके बाद आप तीसरा रूल लिख दीजिए। बाकी दो तीन रूल जो है वो तो फिर लैंग्वेज वाले हैं कि मतलब ये एरिया पे नहीं डिपेंड करता है और ये नहीं होता वो नहीं होता, दुनिया भर का। लिख लीजिए, नंबर 3 लिखिए, घर्षण बल का मान क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4 डाल दीजिए, घर्षण बल की दिशा सतह के समानांतर होती है, स्पर्श रेखीय दिशा में। घर्षण बल की दिशा सतह के स्पर्शीय होती है। और लास्ट लिख दीजिए, घर्षण बल का मान किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए मटेरियल कौन से हैं और रुक्षता क्या है। एक्चुअली म्यू डिपेंड करता है, वो इंटर्न आपका एफ भी डिपेंड कर जाएगा। तो लिख लीजिए, घर्षण बल का मान तलों की प्रकृति, जो इस कांटेक्ट में है लेयर्स, उनकी प्रकृति क्या है, तलों की प्रकृति और उनकी रुक्षता पर निर्भर करता है, और उनकी रुक्षता पर निर्भर करता है। देखिए तलों की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो कार बस वगैरह होती हैं इनके जो टायर होते हैं वो रबड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और जबकि ट्रेन होती है तो ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे कि कार का टायर जो है वो रबड़ है का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कार को चलना होता है रोड पे, यानी कि कंक्रीट पे। तो कंक्रीट और उसके कांटेक्ट में जब रबड़ आएगा तो इनके लिए फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है। और जबकि लोहा और लोहे के बीच, लोहे का अगर आप लगा लेंगे और उसको कंक्रीट पे चलाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। लोहे का लोहे के साथ फ्रिक्शन वो फिर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कंक्रीट का लेयर होने की वजह से उसके साथ रबड़ को कांटेक्ट में रखेंगे। और अगर आप लोहे का पहिया बनाएंगे, क्योंकि रबड़ का पहिया ट्रेन के वेट को नहीं हैंडल कर पाएगा, तो अगर आप मान लिया सपोज करिए लोहे का पहिया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर स्पेशली आपको लोहे की रेल बनानी पड़ेगी, मतलब ट्रैक लोहे का बनाना पड़ेगा। और मटेरियल लोहा इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इनका फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी कम होता है और इनके बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। तो देखिए अगर आप रबर को लोहे पे चलाएंगे तो फिर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, या लोहे को कंक्रीट पे चलाएंगे तो फिर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है दो मटेरियल्स पे जो लेयर में कांटेक्ट हैं, तल जो है वो कैसे हैं इन पे डिपेंड करता है, और फिर साथ में रफनेस पे डिपेंड करता है। अब बिल्कुल आप लोहे का पहिया जो है बिल्कुल रफ करके बना दें तो फिर फ्रिक्शन उसका बढ़ने लगेगा, तो वो अलग चीज है। रफनेस तो एक बात की चीज है, वो तो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन जो मटेरियल है वो तो आप एक ही बार सेलेक्ट करोगे ना। तो इसलिए सोच समझ के मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है कि किसका किसके साथ फ्रिक्शन कम है, ताकि वो वाला मटेरियल लेकर के हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, घर्षण गुणांक, या फिर हम कहेंगे इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। तो देखिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो घर्षण बल होता है इन जनरल, अगर हम बात करें घर्षण बल जो है वो इज इक्वल टू म्यू आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, ठीक है ना। चाहे आपका स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, वो एस लग जाएगा या के लग जाएगा, लेकिन जनरली वो ये है कि फ्रिक्शन जो है आपका एक तो घर्षण गुणांक और दूसरा जो है नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे कह लो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इज इक्वल टू लगाया
तो एक कांस्टेंट म्यू लग गया। अब आप यहां से अगर डिफाइन करो म्यू क्या होगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बनती है कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन is defined as coefficient of friction between two materials, two layers in contact। ठीक है ना, जो लेयर्स हमारी कांटेक्ट में हैं उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे दिया जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, इनका रेशियो, अभिलंब प्रतिक्रिया नीचे और घर्षण बल ऊपर, इनका रेशियो जो है आपका घर्षण गुणांक कहलाता है। तो इन जनरल डेफिनेशन देनी है तो आप इसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो बुक से देख सकते हैं कि जो अभिलंब घर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला घर्षण बल और उनके अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। अब बात आती है कितने प्रकार का होता है, तो बात आती है दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप लिख तो रहे हो लेकिन ये एक्चुअली लिमिटिंग है, क्योंकि ये फॉर्मूला लिमिटिंग के लिए ही चलता है, स्टैटिक में तो वेरिएशन आते रहते हैं। और एक दूसरा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप हिंदी में लिख सकते हो गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हो सॉरी स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और इसको लिख सकते हो आप गतिज, गतिज घर्षण गुणांक। अब अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन में आओगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और काइनेटिक में जाओगे तो क्या बन जाएगा, म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर। इसकी डेफिनेशन देनी है तो आप आराम से लिख सकते हो, क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि जो स्टैटिक घर्षण है और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। और इसमें क्या लिख दोगे कि गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात गतिज घर्षण गुणांक कहलाता है। तो ये इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन और उनके अपने अपने फॉर्मूले हो गए जाकर के। इसके बाद इसमें आता है कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो आप देखिए यूनिट्स क्या होंगी, जब फोर्स ऊपर है और रिएक्शन भी क्या है, फोर्स ही तो है, ये भी फोर्स है एक तरह का और ये भी फोर्स है, तो जब फोर्स अपॉन फोर्स हो जाएंगे तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, नो यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इसीलिए घर्षण गुणांक की हमने डायमेंशन भी निकलवाई थी, आप इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे तो डायमेंशन भी आएगी m0 l0 t0, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो जिस तरह से एंगल होती है डायमेंशन लेस, उसी तरह से घर्षण गुणांक भी जो है वो डायमेंशन लेस होता है। और आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इस तरह भी कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो, और ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट भी ना हो और डायमेंशन भी ना हो। तो यूनिट हो और डायमेंशन ना हो, ऐसे में तो एंगल आ सकता है आपका, ठीक है ना। एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, ये दोनों क्वांटिटी ऐसी हैं, इनकी जैसे एंगल की यूनिट रेडियन होती, डायमेंशन नहीं, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती, डायमेंशन नहीं। दो ही क्वांटिटी है बस इस तरह की, बाकी सारी क्वांटिटी अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगी। तो उसके एग्जांपल में आप घर्षण गुणांक दे सकते हो, ठीक है ना, रेनॉल्ड्स नंबर है, ये इस तरह की क्वांटिटीज ये इसमें दी जा सकती हैं। तो ये सब जब आप इनको देखेंगे, इन चीजों के ऊपर सोचेंगे, ठीक है ना, तरह तरह से उसको एंगल से देखेंगे। यहाँ पर आया तो पुराना देखिए जाकर के कि डायमेंशन एनालिसिस में क्या देखा था हमने, यही देखा था कि नहीं। तो तरह तरह से फिर तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपको ये सारे कंसेप्ट पता लगेंगे। तो आप इसे नोट कर लें। विदेशों में ट्रेन मैग्नेट से कैसे चलती है, तो देखिए थोड़ा सा इस बारे में भी बता देता हूं मैं, क्योंकि अब मैं इस वीडियो को खत्म करके दूसरा स्टार्ट करूंगा, तब उसमें और चीजें आगे डिस्कस करूंगा। तो लास्ट में मैं ये बता देता हूँ, इनका क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके पास सिलेबस में तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो एक आप सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटिज्म, दो का कंसेप्ट यूज करके जो है वो आपका एक मैकेनिज्म बनाई गई है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेट माने होता है उठना, हवा में उठना। जैसे कई जादूगर भी करते हैं कि
उनके दोनों पैर हवा में 1 फीट ऊपर उठ जाते हैं। तो हवा में ऊपर किसी चीज़ का उड़ना या किसी आदमी को लिटा करके उसको हवा में उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ लेविटेशन होती है। हवा और मैग्नेटिज्म के थ्रू अगर यही काम करें तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन कहलाता है। ठीक है ना? इसी के बेस पे जो है ट्रेन जो बनी है उसको मैग्लेव ट्रेन कहा गया है। मैग्लेव ट्रेन का मतलब ही यही हो गया, मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन का लेव ले लिया, मैग्नेट का मैग ले लिया, तो मैग्लेव ट्रेन जो है वो इसका मतलब वो इसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो इसमें क्या करा जाता है, सुपर कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल और मैग्नेटिज्म का यूज करके और आयरन पीस को जो है वो रेलवे ट्रैक, मतलब जो ट्रेन का पहिया आप कह सकते हो या जो भी मटेरियल लगाए, उसको ट्रेन के ट्रैक के ऊपर 4-5 इंच ऊपर जो है वो हवा में उठा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे थे ना, लोहे का ट्रैक है और लोहे का पहिया है, तो लोहे का पहिया और लोहे के ट्रैक में फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से ट्रेन जो है वो थोड़ा स्पीड ज्यादा ले लेती है, बजाय इसके कि बस वगैरह उनको स्पीड लेने में दिक्कत होती है। और ट्रेन का ट्रैक बिल्कुल प्लेन होता है, तो इसलिए वो 120-140 की स्पीड से भी जा सकती है। लेकिन अगर हम जब हवा में उठा देंगे पूरा पोर्शन, पूरी ट्रेन को, तो उस केस में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है वो फिर क्या रह जाएगा। अब मटेरियल का कांटेक्ट तो हट गया, तो जो फ्रिक्शन था F इक्वल टू म्यू आर, तो अब म्यू तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, बस एयर का फ्रिक्शन रह जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए एयर के फ्रिक्शन को भी मिनिमाइज करने के लिए ये ट्रेनें जब होती हैं तो वो आगे से बिल्कुल एकदम ऐसे शुरू होती हैं। वो ट्रेन ऐसी नहीं होती जैसे अपने यहाँ ट्रेन होती है, इंजन बिल्कुल एकदम लंबा ऐसे खड़ा हो गया। यहाँ पर इनको एरोडायनेमिक शेप दिया जाता है कि ताकि हवा जब तेज गति से चले तो हवा जो है वो इनको एक मतलब एरोडायनेमिक शेप में है, तेज हवा में भी चले तो इनका पाथ कुछ गड़बड़ ना हो। जैसे आपकी रेसिंग कार वगैरह होती है, बिल्कुल एक एरोडायनेमिक शेप में होती है, तो उस तरह का शेप इनको दिया जाता है। और फिर ये एयर फ्रिक्शन से भी मतलब उसका भी कोई ज्यादा इन पे फर्क नहीं पड़ता है, और फिर इनकी स्पीड जो है वो 350, 400, 450, 500 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड इनकी होने लगती है। तो ये ट्रेनें जो है वो मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट और सुपर कंडक्टिविटी के कंसेप्ट को मिला करके और तब उसके ऊपर वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में हमने घर्षण के नियम और घर्षण गुणांक के बारे में पढ़ लिया है, और इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि घर्षण कोण और झुकाव कोण, इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।